हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर 28 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छी स्टोरीज अपलोड करती हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज और आध्यात्मिक धार्मिक स्टोरीज को अपलोड करती हूँ। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चंस को करने के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ना है, तो पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करते हैं। टॉम हैमिल्टन लाइक्ड हिज आंट प्रोविडेंस। टॉम हैमिल्टन जो था वो अपनी आंटी प्रोविडेंस को बहुत पसंद करता था, यानी कि उसको जो आंटी थी प्रोविडेंस वो पसंद थी। सी टॉट एट द यूनिवर्सिटी। वह विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। हर फुल नेम डॉक्टर प्रोविडेंस हैमिल्टन। उनका जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर प्रोविडेंस हैमिल्टन। वेयर शी केम टू टॉम्स फादर्स फार्म इन द कॉविच वैली, वैंकूवर आइलैंड। जब वह वैंकूवर द्वीप पर काउचा घाटी में टॉम के पिता के खेत में आती थी, विच इज़ पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का एक हिस्सा है। शी ऑलवेज, तो वह हमेशा, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा शॉर्ट लाइन्स दिख नहीं रही हैं। शी ऑलवेज ब्राउट ब्यूटीफुल प्रेजेंट, तो वह हमेशा सुंदर उपहार लेकर आती थी, प्रेजेंट्स लेके आती थी। टॉम ऑलवेज वेटेड ईगरली फॉर हर अराइवल। टॉम हमेशा उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करता था। हाउएवर, फिर भी ही डिड नॉट लाइक हर कॉन्स्टेंट कंपेनियन ए डॉग जेनेविव ट्रचर्ट। जेनेविव ट्रचर्ट नाम का उनका एक जो कुत्ता था, वह उसे उनका जो साथी था, निरंतर साथी रहता था, साथ रहता, वह उसे पसंद नहीं करता था। टॉम हैमिल्टन वाज फॉन्ड ऑफ अदर डॉग्स। टॉम हैमिल्टन को दूसरे कुत्तों से बहुत प्यार था। ही हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। ए बुल टेरियर कॉल्ड रस्टी। रस्टी नाम का बुल टेरियर, एक लड़ाकू। ए फाइटर, यानी कि एक लड़ाकू। राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो, जाने शब्द से ही सही। रस्टी कैप्ट द फीजेंट आउट ऑफ द गार्डन। जो रस्टी था वो रस्टी ने तीतरों को बगीचे से बाहर रखा। एंड अर्नड हिज लिविंग, और अपना जीवन यापन किया। टॉम थॉट दैट जेनेविव वाज गुड फॉर नथिंग। टॉम ने सोचा कि जेनेविव जो है वो किसी काम का नहीं है। शी नेवर इवन लुक्ड लाइक अ डॉग, वह कभी कुत्ते जैसी भी नहीं दिखती थी। सी वाज अ ग्रेट बिग सॉफ्ट वीजिंग लेजी बैगिंग मॉन्स्टर, ए ग्रेट बिग यूजलेस लंप। वह जो थी एक बड़ा मुलायम घरघराहट करने वाला आलसी, वीजिंग लेजी यानी कि आलसी घरघराहट करने वाला मॉन्स्टर राक्षस था। ए ग्रेट बिग यूजलेस लंप, बहुत बेकार सा गांठ। आगे है डॉग्स बिहेवियर क्वायर्स। कुत्ते के जो व्यवहार संबंधी विचित्रताएं हैं, मच लाइक दोज ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों की तरह ही हैं। आर नॉट मेयर प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स और पेडिग्रीज, तो तरह जो केवल आनुवंशिकी या वंशावली के उत्पाद नहीं हैं। कुत्ते की जो व्यवहार संबंधी विचित्रताएं हैं वो मनुष्यों की तरह केवल आनुवंशिकी या वंशावली के उत्पाद नहीं हैं। एक्सपीरियंस आर ए कर्शियल फैक्टर ऑल्सो, अनुभव भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एवरी डॉग इज डिफरेंट, हर कुत्ता अलग है। एंड यस, और हाँ, ब्रीड इज एन अनडेनिएबली पावरफुल फैक्टर इन डॉग्स बिहेवियर। कुत्ते के व्यवहार में नस्ल जो है वो एक निर्विवाद रूप से शक्तिशाली कारक है। एक्सपर्ट्स एग्री, विशेषज्ञ सहमत हैं इस बात से, डेट की डॉग बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, की जो कुत्तों का व्यवहार है वो कई कारकों का परिणाम है। एमॉन्ग दैम, उनके बीच जीन्स, डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट।
जिनमें जीन, विकास, सामाजिकरण और वातावरण शामिल है। इन विच दे ग्रो, जहाँ वे ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। द की इंग्रेडिएंट इन एवरी रेसिपी, हर रेसिपी में, तो यद्यपि हर रेसिपी में इज ऑलवेज अस, मुख्य घटक हमेशा हम लोग ही होते हैं। द पीपुल हु फैंसी देमसेल्फ, द आर्बिटर्स और व्हाट मेक्स ए डॉग अ डॉग, जो एक कुत्ते को कुत्ता बनाने के मामले में खुद को मध्यस्थ मानते हैं। आगे है एट फर्स्ट, शुरुआत में शायद लॉपसाइड, द रिलेशनशिप सून बिकेम मोर म्यूचुअली बेनिफिशियल, एक रिश्ता एक तरफा रहा लेकिन जल्दी ही बिकेम मोर म्यूचुअली बेनिफिशियल, जल्दी यह रिश्ता जो था पारस्परिक रूप से अधिक लाभकारी हो गया। पीपुल रियलाइज्ड, लोगों ने महसूस किया कि द डॉग्स कुड इन्हेंस ह्यूमन्स हैबिलिटी, कि जो कुत्ते हैं अपने परिवारों और उनकी भेड़ों टू फीड एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज एंड देयर शीप एंड कैटल ऑल्सो, जो कुत्ते हैं वो अपने परिवारों, उनकी भेड़ों और मवेशियों को भी खिलाने और उनकी रक्षा करने के लिए की क्षमता, इंसान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एनिमल्स वुड डू दिस इन एक्सचेंज फॉर फूड, जो जानवर हैं वो ऐसा करते हैं किस लिए? इन एक्सचेंज फॉर फूड, भोजन के लिए, शेल्टर आश्रय के लिए, मे बी सम वेल अर्नड वैली रफ्स, और शायद कुछ अच्छी तरह से देखभाल की गई पेट की मालिश के बदले में। फ्रेंड्स ये था पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, वेयर डज टॉम लिव विद हिज फादर, टॉम अपने पिता के साथ कहाँ पर रहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑन ए फार्म, एक फार्म में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रस्टी अर्न हिज लिविंग, जो रस्टी है वो अपनी लिविंग कैसे करती थी, कैसे जीवन यापन करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ही वर्कड एज ए थेरेपी डॉग, एक थेरेपी डॉग के कार्य करके के रूप में कार्य करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज टॉम फील अबाउट जेनेविव, टॉम ने जेनेविव के बारे में कैसा महसूस किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ही थिंक्स हर टू बी ए यूजलेस क्रिएचर, उसने उसके बारे में सोचा कि वह जो है एक यूजलेस क्रिएचर है, एक बिना काम का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है, टॉम अवेटेड ईगरली फॉर हिज आंट्स अराइवल बिकॉज हिज डॉग रस्टी लाइक्ड टू प्ले विद जेनेविव टर्चेट, टॉम अपनी आंटी का बेसब्री से इंतजार करता था क्योंकि जो डॉग रस्टी था वह उसको खेलने के लिए पसंद करता था विद जेनेविव टर्चेट से। तो ए वाला तो हमारा गलत है क्योंकि उसे वो कुत्ता पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, बी ह्यूमन्स कीप डॉग्स एज पेट्स एज दे आर गुड एंटरटेनर्स, जो मानव हैं वो कुत्तों को रखते हैं एज पेट्स, पालतू के रूप में, एज दे आर गुड एंटरटेनर्स, क्योंकि वे एक अच्छे एंटरटेनर होते हैं। तो हमारा बी वाला जो है वो भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब जेनेविव टर्चेट, निम्न में से कौन सा जेनेविव टर्चेट के लिए का वर्णन नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ए फाइटर, ए फाइटर जो है ये इसका वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डॉग्स बिहेवियर, कौन सा कारक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, भूमिका निभाता है डॉग के बिहेवियर में, एक कुत्ते के बिहेवियर में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, द ह्यूमन इट इंटरेक्ट्स विद, जो मानव है वो इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वर्क्स इन पारा 3 मीन्स द सेम, यहाँ पर क्वर्क्स का साइनोनिम पूछा गया है तो क्वर्क्स का साइनोनिम हो जाएगा विम्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइसलैंड इन वैंकूवर आइसलैंड इज यूज्ड ए एन, तो यहाँ पर वैंकूवर आइसलैंड में क्या यूज किया गया है? नंबर 1 एडवर्ब, 2 नाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 वर्ब। तो वैंकूवर आइसलैंड में यूज हुआ है फ्रेंड्स नाउन, यह एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2।
अब फ्रेंड्स हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया है, तो चलिए सेकंड पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड पैराग्राफ है, गुड राइटर्स नो देयर वे अराउंड ए मेटाफोर। जो अच्छे लेखक हैं वो एक रूपक के इर्द गिर्द अपना रास्ता जानते हैं। वेयर यू मेक एन एनोलॉजी बिटवीन टू थिंग्स टू शो हाउ वन रिजेंबल्स द अदर इन सम वे। जहाँ आप यह दिखाने के लिए दो चीज़ों के बीच एक सादृश्य बनाते हैं कि कैसे एक किसी तरह से दूसरे से मिलता जुलता है। ए मेटाफोर इज ए पोएटिक डिवाइस। जो रूपक है एक काव्यात्मक उपकरण है। डेट डील्स विद कंपेरिजन्स, जो तुलना से संबंधित है। कंपेरिजन्स यानी तुलना। इट कंपेयर्स सिमिलर क्वालिटीज टू ऑफ टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। यह क्या है? यह दो भिन्न वस्तुओं के समान गुणों की तुलना करता है। विद ए सिंपल मेटाफोर, एक सरल रूपक के साथ वन ऑब्जेक्ट बिकम्स द अदर, एक दूसरी वस्तु बन जाती है। लव इज अ रोज, प्रेम एक गुलाब है। दस मेटाफोर कैन कम्युनिकेट so much about particular image that poets use them more than any other type of figurative language। इस प्रकार जो रूपक है किसी विशेष छवि के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं डेट की पोएट्स कंपोज, जो कवि हैं वो कंपोज करते हैं देयर पोएट्री टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग इमोशनली एट ऑल मोमेंट। किसी भी अन्य प्रकार की अलंकारिक भाषा की तुलना में उनका अधिक उपयोग करते हैं। Consequently, what the poet imagines love to be or may or not agree with our perception of love। कभी उस क्षण भावनात्मक रूप से जो अनुभव कर रहे होते हैं उसे व्यक्त करने के लिए अपनी कविता की रचना करते हैं। नतीजन कभी प्रेम की जो कल्पना करता है वह प्रेम के बारे में हमारी धारणा से सहमत हो सकता है और नहीं भी। देयरफॉर, इसीलिए द पोएट्स जॉब इज टू एनेबल अस टू एक्सपीरियंस इट। जो कवि है इसीलिए जो कवि का काम है वो हमें इसे अनुभव करने में सक्षम बनाना है। टू फील इट द सेम वे द पोएट डज। We should be able to hold in agreement and say। हमें सहमति में सिर हिलाने में सक्षम होना चाहिए और कहना चाहिए यस डेट इज इट, हाँ यही बात है। आई अंडरस्टैंड परसिसली, मैं ठीक समझता हूँ। आगे है फ्रेंड्स, मेटाफोर हैव बीन स्टडीड फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। रूपकों का जो अध्ययन है वो लंबे समय से विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता रहा है। फिलोसफर्स टेंड टू कंसीडर लैंग्वेज एज लिटरल, थिंकिंग मेटाफोर्स टू बी अबरेंट ओनली टू बी यूज्ड बाय पोएट्स। जो दार्शनिक भाषा को शाब्दिक मानते हैं, रूपकों को असामान्य मानते हैं जिनका उपयोग केवल कवियों द्वारा किया जाता है। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स व्यू मेटाफोर्स एज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट मार्जिनल एट ऑल। संज्ञानात्मक भाषा विज्ञान रूपकों को महत्वपूर्ण मानता है और बिल्कुल भी सीमांत नहीं। एम्फेजिंग द construction of meaning and our embodied understanding of the situation। अर्थों की व्याख्या और स्थिति हमारी समझ पर जोर देता है। परंपरागत रूप से ए मेटाफोर इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज सिमिल। 1 मिनट फ्रेंड्स। परंपरागत रूप से जो एक रूपक को अलंकारिक भाषा के एक भाग के रूप में माना जाता है, जैसे कि सिमिल एंड एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन सिग्नल्ड बाय द वर्ड लाइक और एज। जैसे कि उपमा एक स्पष्ट तुलना जो पसंद या जैसे शब्द से संकेतित होती है। इट इज़ व्यूड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। इसे केवल भाषा की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। फिलोसफर्स लाइक लैंग्वेज टू बी लिटरल। जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, दार्शनिकों को भाषा का शाब्दिक होना पसंद है।
सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वान जो हैं उनका मानना है, बिलीव, वो ये मानते हैं, डेट की ए मेटाफोर इज सिंपली ए मैटर ऑफ ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटी बिटवीन वन थिंग एंड अनदर apparently different thing, that is saying one thing is in terms of something is। दार्शनिकों का जो भाषा शाब्दिक होना पसंद है, तो कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि रूपक बस एक चीज़ और दूसरी स्पष्ट रूप से भिन्न चीज़ के बीच समानता लाने का मामला है, एक बात को किसी और चीज़ के संदर्भ में कहना। रॉबर्ट फ्रस्ट हैज़ सेड, रॉबर्ट फ्रस्ट ने कहा है, पोएट्री प्रोवाइड्स द वन परमिशबल वे ऑफ सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर। क्या कहा है रॉबर्ट फ्रस्ट ने कि जो कविता है वो एक बात को कहने और दूसरे को अर्थ देने का एक स्वीकार्य तरीका प्रदान करती है। वर्ड डू हैव देयर लिटरल meaning, but they can also be used so that something other than the literal meaning is implied, that is when we say। शब्दों का जो है वो अपना आर्थिक शाब्दिक सा अर्थ होता है, लेकिन उनका जो उपयोग है इसलिए भी किया जाता है कि शाब्दिक अर्थ के अलावा कुछ और भी निहित है। when we say that man is a pig, उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि जो आदमी है वह एक सुअर है, इट इज़ क्लियर डैट लिटरल मीनिंग कैन नॉट बी ट्रू, स्पष्ट है कि जो शाब्दिक अर्थ है वो सत्य नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये था पैराग्राफ, थोड़ा सा हार्ड है पैराग्राफ ये, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, मेटाफोर आर ऑफन यूज्ड बाय, जो मेटाफोर है रूपक है उसका प्रयोग अक्सर किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कॉलर्स के द्वारा किया जाता है, विद्वानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 4, फिलोसफर्स बिलीव डैट मेटाफोर आर यूज ओनली बाय पोएट्स, जो फिलोसफर्स हैं दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि मेटाफोर जो है वो केवल पोएट्स कवियों द्वारा यूज किया जाता है, तो ये जो कथन है ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स ट्रीट्स मेटाफोर एज इक्विवेलेंट टू, जो कॉग्निटिव लिंग्विस्ट्स हैं, रचनावादी भाषावाद है, तो उसमें जो मेटाफोर है वो किसके समान है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, एन एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है मेटाफोर इज लिंकिंग ऑफ 2 और मोर डिसेपरेट एलिमेंट विच कैन रिजल्ट इन एन अनइंटेंशनल इफेक्ट, और दूसरा है बी, इन ए मेटाफोर रिजेम्बलेंस बिटवीन 2 अनलाइक एंटिटीज इज एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स लाइक और एज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 मिनट, जो ए वाला है वो हमारा सही है और बी वाला भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेंटेंस डेट मैन इज अ पिग, द वर्ड पिग सिग्निफाइज डेट द मैन इज, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है डेट मैन इज अ पिग, आदमी एक सुअर है, तो जो यहाँ पर वर्ड आया है पिग वो सिग्निफाई करता है कि जो आदमी है वो है क्या है फ्रेंड्स, तो जो आदमी है वो एबनॉर्मल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एवरेंट इन पारा 2 मीन्स द सेम, एवरेंट का यहाँ पर साइनोनिम पूछा गया है फ्रेंड्स, तो एवरेंट का साइनोनिम हो जाएगा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, डेविएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन 1 मिनट फ्रेंड्स, 6 का जो हमारा है वो 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है पिग का यहाँ पर जो सिग्निफाई कर रहा है पिग वो कर रहा है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लेजी और ग्रीडी, आलसी और लालची, दोनों ही इसका होगा फ्रेंड्स, एबनॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पर लेजी और ग्रीडी होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि 4 ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, एवरेंट का डेविएंट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है
कॉन्स्ट्रुअल इन पारा टू इज ए यूज्ड ए एन। तो ये कॉन्स्ट्रुअल जो है वो एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ट्रू अबाउट क्वेश्चंस डिस्टिंक्शन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग इज हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मच अबाउट लैंग्वेज वाइल एक्विजिशन इज मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच लर्निंग थ्योरी बिलीव्स एरर्स आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। कौन सा जो लर्निंग थ्योरी है, सीखने का सिद्धांत है, वह ये विश्वास करता है कि जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, वो भाषा सीखने का ही एक भाग हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉग्निटिविस्ट यानी कि रचनात्मक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, in a language class learner are asked to role play on topics such as using a menu to order food at a cafe or restaurant or asking for directions to a particular location. Which skills are being focused through this role play? इन लैंग्वेज क्लास, एक भाषा की कक्षा में जो लर्नर्स हैं वो आस्क्ड टू प्ले रोल प्ले, उन्हें रोल प्ले करने को कहा जाता है ऑन टॉपिक्स पर, जैसे कि मेन्यू टू ऑर्डर फूड के ऑर्डर के लिए, एट ए कैफ़ और रेस्टोरेंट या कैफ़ में, और आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस के बारे में, ऑफ ए पार्टिकुलर लोकेशन, एक पार्टिकुलर लोकेशन के बारे में। विच स्किल्स आर बीइंग फोकस्ड थ्रू दिस रोल प्ले। तो इस रोल प्ले के द्वारा किस स्किल पर फोकस किया गया है, किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलने और सुनने के कौशल पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट डेस्क्रिप्टिव ग्रामर। डेस्क्रिप्टिव ग्रामर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेस्क्रिप्टिव ग्रामर टेल्स अस हाउ वी आउट टू यूज़ द लैंग्वेज। जो डेस्क्रिप्टिव ग्रामर है वह हमें बताती है कि हमें जो भाषा है वो उसका यूज किस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, if students are consciously made aware of grammatical rules and corrected for violating them, the teacher is teaching desk grammar। यदि जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्शियसली चेतन रूप से मेड अवेयर ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके बारे में जागरूक हैं और करेक्ट करते हैं फॉर वायलेटिंग देम, तो जो टीचर है वो टीचिंग कर रही है ग्रामर को। नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लिक्ट ग्रामर। जो टीचर है वो एक्सप्लिक्ट ग्रामर को सिखा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, some of the original words from the text are replaced with words that the learners are familiar with. Through this process, the teacher attempts some of the original words from the text. टेक्स्ट से कुछ वास्तविक जो शब्द हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया with words, उन वर्ड्स के साथ में that learners are familiar with, जो लर्नर्स हैं वो उन्हें जानते हैं उन वर्ड्स के द्वारा। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा जो टीचर है वो अटैम्प्ट करती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, लेक्सिकल कंट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माधुरी एन एक्सपर्ट कुक। जो माधुरी है वो एक एक्सपर्ट कुक यानी कि एक खाना पकाने वाली है। लिसन टू हर फ्रेंड ऑन द फोन, अपने फ्रेंड को फ़ोन पर सुनती है। हु एक्सप्लेन्स टू हर द रेसिपी फॉर हैदराबादी बिरयानी, जो हैदराबादी बिरयानी को एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाट प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज इज सी अप्लाइंग, तो वह जो है वो किस जो है स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टॉप डाउन प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट लिसन टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। एक कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड को स्टोरी के। द टीचर आस्क्ड देम टू कंपेयर इट विद देयर बैकग्राउंड एंड प्रेडिक्ट द स्टोरी। जो टीचर है वो उनसे कहती है स्टूडेंट्स से कंपेयर करने के लिए इट विद देयर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के साथ में, और स्टोरी को बताने, स्टोरी के बारे में बताने को कहती है यानी कि भविष्यवाणी करने को कहती है। व्हाट काइंड ऑफ टास्क इज टीचर परफॉर्मिंग, तो जो टीचर है वो किस तरह के किस प्रकार के टास्क को परफॉर्म कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्री रीडिंग एक्टिविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पीपुल विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से पीड़ित लोगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे कैन ओनली कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। वे केवल टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड से। ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली डिस्करेजेस द यूज ऑफ द मदर टंग इन द लैंग्वेज क्लासरूम। जो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली डिस्करेजेस, निम्न में से कौन सा कम्प्लीटली रूप से डिस्करेज करता है द यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा के यूज को, इन द लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा की कक्षा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए लैंग्वेज टीचर असिस्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द सेशन टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड। एक लैंग्वेज टीचर जो है वो असेस करती है, मूल्यांकन करती है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का थ्रू आउट द सेशन के दौरान, यानी कि क्लास के दौरान, टू क्लियरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या सीखा और क्या समझा। दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा आकलन है फ्रेंड्स। इस तरह का जो आकलन है वो क्या कहलाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए टीचर ट्राइज टू एक्सप्लोर ए चाइल्ड्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग। एक टीचर जो है वो कोशिश कर रही है एक्सप्लोर करने की चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, एक बच्चे की क्रिएटिविटी को, एंड इमेजिनेशन, और उसकी इमेजिनेशन को यानी कि कल्पना को, फॉर क्लासरूम टीचिंग के लिए। सी इनकरेजेज हर स्टूडेंट्स टू राइट ए स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, स्टोरीज एंड सो ऑन यूजिंग लैंग्वेज टू क्रिएट मीनिंग विदाउट द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ इट नीडिंग टू बी ट्रू। वह इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है अपने स्टूडेंट्स को स्क्रिप्ट लिखने के लिए, डायलॉग्स लिखने के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए, ताकि जो लैंग्वेज है, भाषा है, टू क्रिएट मीनिंग, ऑन यूजिंग लैंग्वेज टू क्रिएट मीनिंग को क्रिएट करने के लिए, अर्थ निर्माण के लिए, विदाउट द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ इट नीडिंग टू बी ट्रू। विच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज द टीचर ट्राइंग टू डेवलप। तो जो टीचर है वो भाषा के किस फंक्शन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इमेजिनेटिव, यानी कि कल्पनात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एरर्स कॉज्ड ड्यू टू द इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो गलतियां हैं कॉज्ड कारण होती हैं, ड्यू टू इफेक्ट प्रभावित करती हैं, फ्रॉम द फर्स्ट लैंग्वेज से, इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, इंटरलिंगुअल एरर। जो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी उसको इफ़ेक्ट करती हैं जो गलतियाँ, वो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इंटरलिंगुअल एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शनल ग्रामर मीन्स, फंक्शनल ग्रामर का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फोकस ऑन फॉर्म एंड फंक्शन पर फोकस करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।